भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए आज नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के ऑथर, राइटर और देश के पूर्व सीएजी मिस्टर विनोद राय मौजूद हैं। आइए पूछते हैं उनको कुछ टेढ़े सवाल। सर, किताब तो आपने लिखा और उसके बाद चाहे संजय निरुपम से हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल वो धमकी दिए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि किताब लिख के फंस गए, लीगल नोटिसेस आपके घर पे आ गए? देखिए, अखबार में मैंने आज पढ़ा है कि लीगल नोटिस भेजा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि लीगल नोटिस भेजा गया है, क्योंकि देखिए किताब लिखने का मेरा मकसद ही यही था कि कुछ ऐसे मुद्दे देश के सामने आए थे जिनके ऊपर कुछ डिबेट होना चाहिए। और किताब मैंने लिखा क्यों है? ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अब जिन लोगों ने सोचा है कि मैंने उनके खिलाफ कुछ बोला है, ज़रूर उनको लीगल नोटिस लेना चाहिए, लेकिन विवाद इस बात पे और भी होना चाहिए कि देखिए पार्लियामेंट में, मैंने उसके बारे में लिखा भी है, पार्लियामेंट मेंबर्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, जुडिशरी को भी जुडिशल प्रिविलेजेस होते हैं। सीएजी टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होते हैं, हम जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को या और किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को असिस्ट करने के लिए हम कमेटी में बैठते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ बैठे हुए मेंबर्स हम लोगों के ऊपर आरोप उठाएं कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा था, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कहें कि हमारे रिपोर्ट फ्रॉड हैं, फॉल्सिफाइड हैं, अनट्रूथ्स हैं, और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे आती हैं। अब होता क्या है कि पीएसी का रिकॉर्ड सीक्रेट होता है, लेकिन मेरे गुड फॉर्च्यून है कि ये एमपीज़ के ही कोलीग्स ने कल मेरे को एक चिट्ठी किसी ने दिया है, जिसमें कि देखिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये विवाद बढ़ना चाहिए कि पीएसी चेयरमैन ने एमपीज़ को ये चिट्ठी लिखा था कि members raised the reports that raised the allegation that the reports were based on untruth, fraud, and were politically motivated, and they wanted the CAG to withdraw the report and resubmit it. And the member PSC chairman has concluded that the honorable members who made wild allegations against and cast aspersions on the CAG in the PSC must withdraw their words and render unqualified apologies to the CAG and abide by the ruling of the Speaker given on the notice of breach of privilege against Shri Krishna Menon, then Defence Minister. सर, ये क्या वही मेंबर है जो आपको लीगल नोटिस भेजे हैं? वही मेंबर्स हैं, और मैंने पहले भी कहा कि ये मेंबर्स पीएससी में बैठ के, अब बताइए, और यही मैं देश के सामने ये समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर हाई पोजीशन पे भी कोई बैठता है तो ऐसे जब आरोप उठाए जाते हैं, निराधार आरोप उठाए जाते हैं, तो हमारे लिए क्या रेमेडी है? सर, अब जो पिछले आपके 2-3 इंटरव्यू में ये सामने आया है और किताब में आपने लिखा है, मनमोहन सिंह सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है, और आपने ये भी कहा है कि द बॉक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स डोर, वो चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कोल स्कैम हो। इसको आप किस रूप से अपने किताब से? देखिए, हमारी किताब में मैंने जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा है, मैंने उनके खिलाफ नहीं लिखा है, लेकिन हमेशा होता है, जैसे कि अभी हुआ, देखिए मैं सीएजी था और जो भी आरोप उठे वो सीएजी के खिलाफ उठे, उसका ब्लेम मेरे को लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन था। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो गवर्नमेंट का हेड होता है, वो सीईओ होता है। तो मैंने भी यही कहा कि अल्टीमेटली बक स्टॉप्स देयर। कोई अच्छी बात होती है तो उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, कोई अच्छी बात नहीं होती है तब भी उसका रॉन्ग इंप्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाता है। तो इसीलिए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ती है। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद अगर ये 2G और कोल स्कैम ये दोनों नहीं होता या आपके रिपोर्ट में वो सब बातें नहीं आता, तो ही वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। देखिए, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। हिज काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, वेरी few leaders in the country enjoy that kind of credibility and leadership, and even officers like me could go to him without hesitation and lay a problem to him. But होता है क्या है कि देखिए देश में बहुत सारी मुश्किलें, देश इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स पास कर रहा था, जो सोशल प्रॉब्लम्स पास कर रहा था, उसमें
कुछ ना कुछ बातें ऐसे हो जाती हैं कि जो काफ़ी प्रेशर्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आते हैं, वेयर ही हैज़ टू फुलफिल ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। सर उसके बाद आता है कमलनाथ, जैसे आपने किताब में लिखा है। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि हाँ, मैंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था कि इसको रोकिए। तो ये कौन से सोर्स से आपको पता चला, या क्या कमलनाथ जी से आपका कोई बातचीत हुआ? जी नहीं, कमलनाथ जी से मेरी मुलाकात कोई नहीं है, लेकिन जब हम लोग जेपीसी में थे तो जेपीसी में श्री कमलनाथ जी की चिट्ठी टेबल पर रखी गई थी, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था लगभग सितंबर अक्टूबर 2007 में, और उन्होंने बड़े साफ तौर से कंसर्न जाहिर किया था कि जो डेवलपमेंट टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे हैं वो देश की इमेज को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं बाहर। सर उसके बाद दूसरे आ गए एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल। आपने शायद किताब में ये लिखा है कि प्रफुल्ल पटेल जो एरोप्लेन्स की खरीद हो रहा था, और उनका ये जवाब है कि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, और उसके लिए चिदम्बरम जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे। इसको आप किस रूप से देखते हैं, आप उनके डिफेंस के बाद? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो चीज़ एयर इंडिया में हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्ट्री को लेनी पड़ेगी और एयर इंडिया के चेयरमैन या सीएमडी को लेनी पड़ेगी। अब उसके आगे क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, जीओएम में क्या होता है, ईजीओएम में क्या होता है, या कैबिनेट में क्या होता है, वो चीज़ हम लोग के सामने नहीं आती है। लेकिन अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कोई गलत काम होता है या कोई मिसप्लेस्ड या कोई गलत डिसीजन हो जाता है, तो या तो एंटरप्राइज का हेड के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी या मिनिस्ट्री के ऊपर जाएगी, और तो कोई तरीके नहीं है इसके। सर ऐसे ही हम देखेंगे CWG स्कैम, जिसमें शीला दीक्षित के भी नाम आए थे, सुरेश कलमादी के नाम आए थे, वो जेल भी गए थे। क्या आप ये शायद कहना चाह रहे हैं अपने किताब के जरिए, अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते CWG स्कैम नहीं होता, उसमें उनका कंट्रोल नहीं था? देखिए, CWG स्कैम में, या जिसको आप CWG स्कैम कहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का रोल तो बहुत अलग था, बहुत हटके था। क्योंकि वही बात होगी, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते हर एक बात में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट था, DDA था, दिल्ली गवर्नमेंट था, MCD था, ये सब बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी, इसमें CPWD भी काम कर रहा था। तो ये तो बहुत कहना बहुत गलत होगा कि इसकी आंच प्रधानमंत्री के ऊपर जानी चाहिए। इन इंस्टीट्यूशंस के जो लीडर्स थे या हेड थे, उनको उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए। सर ऐसा देखा गया है, आपके किताब के बाद आप पहला CAG होंगे जो कि CAG जो पदवी है उसको एक नए मुकाम पे लेके गए हैं, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप इसको किस रूप से देख रहे हैं, और सरकार को जो आने वाले जो CAG हैं उनके लिए क्या एडवाइस आपको रहेगा, जैसे पब्लिक मनी जो है वेस्टेज ना हो, करप्शन ना हो, और सरकार ठीक ठाक से चले? देखिए, हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं और ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हर एक गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पूर्ण तौर से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो जनता के समक्ष ये सब बात आनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, तो उस किस रीजंस पे लिया, उसका बेसिस क्या है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये तो अच्छी बात है। जब गवर्नमेंट ने ही 2006 में RTI इंट्रोड्यूस किया, तो RTI इंट्रोड्यूस का क्या मकसद था कि जितने भी सरकार में डिसीजन हो रहे हैं या नोटिंग्स होते हैं या चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, वो पब्लिक उसको देखे और समझे। तो इसमें मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं उठाया है। मैंने खाली वो 5 जो ऑडिट रिपोर्ट्स हम लोगों ने किए हैं, जो कि सारे देश के सामने आ गए थे, उनको सरल रूप से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब देखिए, अगर इसको कोई आरोप समझता है तो बहुत गलत बात है। लेकिन हम लोगों को टॉलरेंट होना चाहिए कि अगर मैंने कोई आज निर्णय लिया, उस निर्णय को कोई कल क्वेश्चन करता है, तो हमको एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैंने निर्णय क्यों लिया। इसमें किसी को आरोप समझने की तो बात की गुंजाइश है ही नहीं। सर और एक सवाल आम आदमी के मन में उठा है, और आपकी किताब के बारे में जब से बात हुआ है, कि जब मिस्टर विनोद राय CAG थे तब ये सब बात क्यों नहीं बोले, और क्या मजबूरियाँ थी? कई सारे पॉलिटिकल लीडर भी आपके ऊपर आए। बात एकदम सही बात है और कहना ये बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए,
जब इंसान किसी पोस्ट पे बैठता है, मैं सीएजी की पोस्ट पे बैठता हूँ, अगर हम लोग नहीं भी बोले तब भी हमारे ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए थे कि हम मीडिया सावी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मैंने तो पूर्व प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिख के दिया कि साहब मैंने आज तक कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अब देखिए, अब उस पोस्ट से मैं हट गया हूँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, तभी लोग आरोप उठा रहे हैं कि भाई तब क्यों नहीं बोले। बताइए, मेरे को तब बोलने का कहाँ अवसर था और किस रूप से मैं बोल सकता था। लेकिन जो भी बात हम लोग को लगी, वो बातें मैंने चिट्ठी में लिख के हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री जी को उसका अंदेशा दिया था। और काफ़ी चिट्ठियाँ आरटीआई के दौरान से वो मीडिया स्पेस में भी आ गई, तो हम लोग चुप कभी नहीं बैठे। सर, और एक सवाल है, जैसे अभी एनडीए गवर्नमेंट है, कुछ पॉलिटिकल लीडर जो ये भी कह रहे हैं कि किताब लिख के आपका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है या गवर्नर के पोस्ट के लिए? देखिए, ये सवाल तो मेरे से 3 साल से पूछा जा रहा है कि मेरे को कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है या नहीं। अगर आप लोग मेरा करियर देखेंगे तो मैं केरला में 20-24 साल काम किया हूँ। वहाँ पे मैं सीपीएम सरकार के बड़े क्लोजली काम किया। मैं श्रीमान करुणाकरन साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके डिस्ट्रिक्ट में 7 साल काम किया हूँ। मैं श्री ए.के. एंटनी के साथ बड़े क्लोजली काम किया हूँ। और फिर यहाँ आने के बाद चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सबके से बड़े क्लोजली। आज तक शायद कोई नहीं कह पाया है कि किसी के साथ में अलाइंड था। लेकिन अब लोग कहते हैं कि मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। देखिए, अभी तक तो वो पॉलिटिकल एम्बिशंस रिटायर किए मेरे को 1.5 साल करीब हो रहा है, वो तो अभी जाहिर नहीं हुआ है। आगे जाहिर होता है नहीं तो वो तो मेरे को देश के लोग ही बताएंगे। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, जो आपके टीचर भी थे, कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए हैं आप किताब में? देखिए, मैंने खाली एक जगह उनका कोट दिया है, जब डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि मैंने ट्रांसपेरेंसी के लिए आर्ग्यू किया और मैंने अकाउंटेबिलिटी के लिए आर्ग्यू किया। तो मैंने खाली ये कहा है कि अगर मान लीजिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए आर्ग्यू किया है, तो 3 जनवरी की जो चिट्ठी उन्होंने श्रीमान राजा को लिखी, अगर उस चिट्ठी का रूप कुछ और होता तो शायद ये स्कैम, जिसको आप लोग स्कैम कहते हैं, वो भी हट के हुआ होता। सर, अगर हम कोल्स काम की बात करें, आपको क्या लगता है सचमुच गठबंधन के जो राजनीति चल रही थी उस दौरान, उसके शिकार हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, या वो चाहते हुए भी नहीं रोक पाए? क्योंकि तब शिबू सोरेन का रोल के बारे में भी आपने लिखा है, डॉक्टर दशरी नारायण के रोल के बारे में आपने लिखा है। क्या वो एक विक्टिम ऑफ गठबंधन राजनीति या कोलिशन पॉलिटिक्स, आपको ऐसा लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह? नहीं, देखिए, जो भी गठबंधन को हेड करता है उसके ऊपर बहुत सारे कंपल्शंस तो आते ही हैं, लेकिन जो जिसको आप कोल स्कैम कहते हैं, उसमें उन्होंने फ़ौरन ये निर्णय लिया था कि देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सही नहीं है और ऑक्शन करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो तो खाली उस मिनिस्ट्री का चार्ज होल्ड कर रहे थे कुछ टाइम के लिए। जब पुराने मंत्री वापस आ गए तब वो पुराने मंत्री ने उसको डीरेल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। अब कहाँ तक एक प्रधानमंत्री हर एक मंत्रालय का कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट इशू हो उसको ट्रैक करेगा, ये बहुत मुश्किल बात है। तो प्रधानमंत्री के फेवर में ये मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस बात को समझा और बहुत जल्दी समझ लिया और फ़ौरन अपना निर्णय दिया कि इसको ऑक्शन रूट पे लाना चाहिए। सर, जब आप सीएजी थे, तब जब ये रिपोर्ट भी आ गया, पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर्स जीरो लॉस थियरी की बात किए। कुछ मंत्री ये भी बोले कि 1 किलो का 1 टन का कोयला भी ये नहीं हुआ है। सो लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा था, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो या कोल्स काम हो। तो इसको थोड़ा आम आदमी के लिए आप कैसे समझेंगे? ये जो हम लोगों ने कोयले के बारे में लिखा है और उसमें हम लोगों ने कहा कि जो गेन बाकी पार्टीज़ को हुआ, वो गेन 1,84,000 करोड़ के लगभग हुआ था। और वो जो गेन था वो उन प्राइवेट पार्टीज़ को गया जिनको कि ये कैप्टिव माइन दी गई थी। अब अगर मान लीजिए आप हमारे आंकड़े नहीं भी माने और आप सरकार के आंकड़े देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी सेटअप की थी जो कि एम्पावर्ड कमेटी के सुप्रीम कोर्ट को हमेशा हर 3 महीने या 4 महीने पे एक रिपोर्ट देती थी, ये कहने को कि अगर फॉरेस्ट लैंड कोल माइनिंग के लिए दिए गए हैं तो उसकी क्या वैल्यू है।
उसमें एक माइन था उड़ीसा में, और उसमें केवल 400 मिलियन टन कोयला था। हमने तो 6,500 मिलियन टन के बारे में 1,84 लिखा है। इस 400 मिलियन टन का उस मिनिस्ट्री ने, सरकार ने ही वैल्यू कितना लगाया? 80,000 करोड़। हमने तो उसके 15 गुना ज़्यादा का वैल्यू केवल 1,84,000 करोड़ लगाया है। तो बताइए, अगर सरकार के ही आंकड़े माने जाएं तो 6,500 करोड़ का वैल्यू कितना बनता? उस लिहाज से देखा जाए तो हमारा तो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। सर, एक सवाल है, अभी जैसे सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं रणजीत सिन्हा, उनके डायरी जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, क्या आपको लगता है जो बड़े पोस्ट में हैं उनको इतने आसानी से विक्टिम बनाना या उनके ऊपर आरोप लगाना, लीगल नोटिस भेजना, ये क्या सही परंपरा स्टार्ट हुआ है? क्योंकि वही 2G और कोल्सकाम के कुछ जो अक्यूज थे वो उनके घर पे जाके मिले हैं, इसको किस रूप से दें? देखिए, ऐसा है कि जो चाहे ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, या कोई भी इंसान जो बड़े पोस्ट पे बैठता है, उसको एक बात अपने जहन में रखना चाहिए कि वो हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में है। अब पब्लिक स्क्रूटनी में अगर वो रहता है तो उसको ये केयरफुली बड़े तरीके से देखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो कि पब्लिक परसेप्शन में गलत खबर दे या गलत इम्प्रेशन दे। तो उसीलिए चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो या सीएजी हो या कोई भी हो, उन लोगों को ये बात बड़ी केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सर, पहले पीसी पारेख के किताब लिखे, उसके बाद नटवर सिंह लिखे, उसके बाद आपका किताब। आपको नहीं लगता है कि मनमोहन सिंह के ऊपर ये तीनों किताब पॉलिटिकल, मतलब प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, यूपीए सरकार जा चुकी है, कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहा है किताब उनके ऊपर? नहीं, देखिए, अब नटवर सिंह जी की किताब तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो पॉलिटिकल है। अब वो उनके ऊपर था या किसके ऊपर आरोप थे, मैं नहीं बता सकता हूँ। जो जहाँ तक संजय बारू जी का सवाल, तो वो तो पीएम के पर्सनल ऑफिस में ही काम करते थे। पारक साहब को शायद किताब लिखने की मजबूरी हो गई, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ही गलत आरोप लगाए गए, और एक किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो कि एक तरह से कोई विसल ब्लोअर था, उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चले और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए, तो ये तो मतलब हद से बाहर की चीज़ है। सर, ऐसे बहुत सारे किताब में, आप भी उसी दौरान थे, सीएजी रहे हैं, ये आरोप उनके ऊपर ये भी लगाया जाता था कि बहुत सारे फाइल 10 जनपद जाता था। इसको आप किस रूप से देखते हैं? सोनिया गांधी के इंटरफेरेंस ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, क्या उसका भी एक खामियाजा वो भुगत रहे थे? नहीं नहीं, ये तो कहना बहुत गलत होता है, क्योंकि मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई फाइल यूपीए चेयरपर्सन के पास जाती थी। देखिए, ये तो आरोप मेरे को गलत ही लगता है। हर एक पार्टी में पार्टी चीफ के साथ कंसल्टेशन होती है। अब मैं न उस दफ्तर में काम करता था, न मेरे को उसके बारे में कोई खबर है या कोई इन्फॉर्मेशन है कि मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूं, तो मेरा टिप्पणी करना भी बहुत गलत होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। आपके किताब के बाद मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह, वो भी एक किताब लिखे हैं, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने आपके ऊपर कोई भी आपके किताब के ऊपर जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर टिप्पणी करने से मना किया। तो आप उनको किस रूप से देखते हैं एज ए टीचर? नहीं, बहुत सही रूप से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, बहुत सही बात है। और अब शायद उन्होंने हमारी किताबें पढ़ी भी नहीं होगी, तो कैसे टिप्पणी कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, देखिए, बहुत ही क्रेडिबल, बहुत ही इंटेग्रिटी वाले और बहुत ही ग्रेशियस पर्सनालिटी हैं। जितने बार भी मैं मिला, वो जिस अंदाज से हमारे समक्ष आए और हम लोगों से बातचीत किया, कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि हम लोगों के साथ कोई उनको इलविल था या कोई ऐसी बात थी। मिस्टर राय, भास्कर न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। ये थे भारत सरकार के पूर्व सीएजी विनोद राय और नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक। आपको शायद पता ही होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मिस्टर विनोद राय के टीचर रह चुके हैं। इस किताब के जरिए क्या एक स्टूडेंट
अपना टीचर का सही लेखा जोखा कर पाया है, ये तो जनता बताएगी। कैमरामैन चंदर और प्रवीण के साथ मैं आशुतोष राउत, भास्कर न्यूज, दिल्ली।